नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे कि एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट को कैसे दिया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो उन्हें देखकर मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों को ये बता दिया जाए कि कैसे मॉक टेस्ट देते हैं। देखिए, यूट्यूब जो है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए गाइडेंस से भरा पड़ा है, लेकिन मैंने ये पाया कि एमटीएस के लिए बहुत ही कम गाइडेंस है और जो भी गाइडेंस देने वाले हैं वो ज़्यादातर सीएचएसएल और सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं। उन्हें इवन ये भी शायद वो बैठे भी ना हो छोटे एग्ज़ाम्स में। हालांकि उनकी गाइडेंस भी मैटर करती है, लेकिन जैसा कि मैं एसएससी एमटीएस में फाइनली क्वालिफाइड हूँ, मैंने खुद उस पूरी जर्नी को देखा है, कैसे चीज़ें समझी जाती हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है सीजीएल और एमटीएस में। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे जो है सिलेक्शन अभी हुआ है। मुझे दिल्ली में एएफएचक्यू मिला है। तो देखते हैं किस तरीके से हम टेस्ट दिया करते थे, मैं कैसे टेस्ट देता था, आपको कैसे देना है, सभी चीज़ें। सबसे पहले इस वीडियो में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ टेस्टबुक.com से जो है उससे टेस्ट दिया करता था। मैं उसके बारे में बताऊँगा। अगर आप किसी और से भी देते हैं तो जो एनालिसिस है टेस्ट का वो नहीं बदलेगा, भले ही आपका जो है प्लेटफॉर्म कोई दूसरा भी हो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो कंप्यूटर में देते हैं, डेस्कटॉप पे देते हैं और जो मोबाइल से देते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो उससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज हैविंग टेस्ट, सो आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी हिज क्रीडेंशियल्स। तो उसने मुझे अपना आईडी पासवर्ड दिया। मैं यहाँ लॉगिन कर के उनका ही टेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ, थैंक्स टू आनंद कुमार। इनका टेस्ट था, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखिएगा आप। तो हम शुरुआत से चलते हैं, कैसे टेस्ट को एनालिसिस करते हैं। मान लीजिएगा एसएससी एमटीएस फुल मॉक टेस्ट 3 ये आपने दिया है, मान लिया। इसके बाद देखते हैं कि कैसे इसको एनालिसिस करना है। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है रैंक। रैंक की जब बात करते हैं तो देखिए, रैंक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। केवल रैंक से हम कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। आप कभी भी ये देखकर खुश मत होइएगा कि मेरी रैंक अच्छी आ रही है या 100 के अंदर आ रही है। इससे कोई मैटर नहीं करता। इसमें डिपेंड करता है कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो रैंक कम हो जाएगी। लेकिन रैंक हम देखते भी हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि हम रैंक से थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर 3 डिजिट में रैंक आती है, 2 डिजिट में रैंक आती है तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस होता है। तो रैंक बस देख सकते हैं। रैंक से कभी भी अपने आप को ऊपर या नीचे मत जज करिएगा। रैंक को बस देख के उसको देख लीजिएगा, उसको कुछ करना नहीं है। उसके बाद आता है स्कोर। स्कोर ज़रूर देखना है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि 85 प्लस को टारगेट करना है आपको। और अगर 81 और 82 ऐसा कुछ भी आता है, 80 प्लस आता है, तो 4-5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में लोगों को मिले। पिछली बार 10 नंबर तक मिले थे कुछ लोगों को, तो उस पर भी आप रिलाई कर सकते हैं। मतलब 80 प्लस आपके मार्क्स आने ही चाहिए। और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 80 प्लस को टारगेट करना ही चाहिए आपको। बाकी फिर अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपना खुद का जज कर सकते हैं। मार्क्स को तो हमेशा ही देखना होता है, स्कोर को कितना आया है उस पर बात करेंगे। स्कोर ही बढ़ाने के लिए हम बार बार टेस्ट देते हैं, तो वो सब चीज़ें स्कोर पे ही डिपेंड करती हैं। आगे देखते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल जब भी देखें तो परसेंटाइल का मतलब समझ लें पहले। तो परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि यहाँ जैसे लिखा है 98.50%, इसका मतलब मैं 98.50% स्टूडेंट्स से आगे हूँ। इसका मतलब अगर 100 लड़के खड़े होते हैं तो अब इसको 98 मान लेते हैं। अगर 100 लड़के खड़े होते हैं तो मैं उसमें से दूसरे नंबर पे हूँ। ठीक। इसी तरह इसमें 6928 लड़के थे, इसलिए ये 105वें नंबर पे है। ठीक। तो परसेंटाइल बहुत मैटर करता है। परसेंटाइल कभी आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आपका स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पेपर के लेवल को टफ होता है, तो पेपर का स्कोर आपका कम हो जाएगा। लेकिन परसेंटाइल कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक उस लेवल के स्टूडेंट हैं जो 98% लोगों से हमेशा आगे रहता है, तो आपको दूसरे टेस्ट में भी आगे ही रहना चाहिए। ठीक। परसेंटाइल वेरी करता है, 10% तक वेरी कर जाता है, क्योंकि कभी कभार हमारा मूड सही नहीं होता टेस्ट देते समय। कभी कभार हम चीज़ें कुछ ऐसी आ जाती हैं जो दुर्भाग्य से हमने पढ़ी नहीं हुई होती और लोगों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया होता है। कभी कभार टेस्ट में कुछ ऐसे लड़के बैठते हैं जिन्होंने जो है टेस्ट एक बार दे चुके थे, या फिर जो टेस्ट बुक से ही पढ़ रहे हैं, तो उनके करंट अफेयर्स वगैरह उसमें पूरे के पूरे आ जाते हैं जो टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटाइल चेंज हो सकता है। 10% तक आप लगा के चलिए। 10% ज़्यादा हो जाएगा, 5% लगा के चलिए, क्योंकि ये जो है इसमें लोग भी कम बैठते हैं।
तो परसेंटाइल कितना रखना है आपको, 90 प्लस परसेंटाइल आपको रखना ही है। हाँ, हम ओवरव्यू लेकर चलेंगे, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम जनरल के लिए बात करेंगे। तो आपको 90 प्लस परसेंटाइल रखना ही है, क्योंकि देखिए लगभग 45 लाख फॉर्म भर चुके हैं एसएससी एमटीएस के लिए, और उसमें से कम 25 लाख लोग तो एग्ज़ाम में बैठेंगे ही। अब 25 लाख में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे बैठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी होती, कुछ होते हैं जिनकी तैयारी अधूरी होती है। तो ऑल ओवर कॉम्पिटिशन 1-2 लाख लोगों के बीच में ही होता है, तो आपको 95 परसेंटाइल तो लाना ही होगा कम से कम, या फिर 90 प्लस परसेंटाइल इज सेफ। ठीक, तो आपको पहुंचना है 90 प्लस परसेंटाइल से। देखिए ज़्यादा मैं एक्सेसिव करके बता रहा हूँ चीज़ों को, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक टारगेट सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम टारगेट सेट करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि छोटा टारगेट बना ले जिसे जल्दी अचीव कर लिया जाए। टारगेट हमेशा बड़ा हो कि आप टारगेट से अगर 2 कदम पीछे भी हो तब भी आप सेफ हों, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर उठा के ले रहा हूँ। ठीक, उसके बाद परसेंटाइल देख लिया। अब मैंने बताया परसेंटाइल के बारे में कि परसेंटाइल कभी भी आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 5 परसेंटाइल चलता है, लेकिन आपको परसेंटाइल 85 से 95 के बीच में या 100 तक जा सकते हैं, और बड़े में ज़्यादा जाने में कोई दिक्कत नहीं है। 85 के ऊपर ही आपका परसेंटाइल होना चाहिए। ये बात हुई परसेंटाइल के बारे में। अगली बात है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैटर्स। एक्यूरेसी ही आपके स्कोर को बढ़ाती है, और 90% एक्यूरेसी चाहिए ही। अगर आप 90% एक्यूरेसी नहीं कर पाते तो आप भले ही 100 भी अटैम्प्ट करें, तब भी आप 85 से नीचे स्कोर गिरा देंगे अपना। ठीक है, तो एक्यूरेसी देखना है आपको। उसके बाद अटैम्प्ट्स देख सकते हैं, जैसे 94 अटैम्प्ट किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट अटैम्प्ट्स है। अब आपके अटैम्प्ट अगर कम है तो आपको ये देखना है कि मैं अटैम्प्ट कम कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले टेस्ट में जा करके एकदम से धड़ल्ले से तुक्के मार के लगा दें पूरे। अटैम्प्ट का मतलब ये है कि आप अगर 84 कर पाए हैं तो आपको ये सोचना है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे नहीं आए थे, उन पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, पहले वर्क करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। रैंक से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। स्कोर 85 प्लस चाहिए, परसेंटाइल 90 प्लस चाहिए, और एक्यूरेसी भी 90 प्लस चाहिए, और अटैम्प्ट आपके अच्छे खासे होने चाहिए। मतलब अटैम्प्ट बढ़ते रहने चाहिए। अगर आपके अटैम्प्ट घटते हैं तो कम से आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। उसके बाद अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की। इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करना है, करते हैं कि बढ़ाना कैसे है, इस परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है। अब बात आती है इम्प्रूवमेंट की। तो सबसे पहले आपको जाना है इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे। हाँ, यही इम्प्रूवमेंट होता है। इनकरेक्ट पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए, जो आपको नहीं आया वो तो आपको नहीं आया क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था, लेकिन जो आपका गलत हुआ इसका मतलब उसको आपने पढ़ा था फिर भी आपने गलत कर दिया। यहाँ सबसे ज़्यादा गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की। तो आपको फोकस करना है, वो करना है इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे। अगर आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इनकरेक्ट में कैसे देखेंगे, जैसे आप आए जनरल इंटेलिजेंस पे, आपने देखा कि ये जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें एक क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आप इस पर क्लिक करते हैं, ये क्वेश्चन खुल करके आता है। अब आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आप दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं, मैं रैंडमली अटेम्प्ट कर देता हूँ कुछ भी। मान लीजिए आपने दोबारा से अटेम्प्ट किया, आपने देखा पहले मैंने ये अटेम्प्ट किया था, दूसरी बार ये अटेम्प्ट किया। इसका मतलब आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपने दोबारा भी इसको गलत किया। अगर आपको ये समझ में आता है कि ये मेरा जो था ब्लाइंडली गेस्ड था, मतलब तुक्का था, तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसे तुक्के ना लगाएं कि आप उनमें से 2 ऑप्शन को भी सही ना कर पाए। मतलब पहली बार आपने ये लगाया वो भी गलत किया, दूसरी बार आपने ये लगाया वो भी गलत किया। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज थे इसमें से। तो अगली बार से कोशिश ये करनी है कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, ताकि आपके 0.25 मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये आती है, मान लीजिए दूसरी बार में आप सही लगा देते हैं इसको, और जब आप दोबारा से रीअटेम्प्ट करते हैं और आप इसको सही लगा देते हैं, मान लीजिए ये लगाया सही। अब आप समझते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन आता था, लेकिन मैं जब टेस्ट दे रहा था उस समय पे या तो जल्दी पढ़ने की वजह से, या फिर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि मैंने सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े, इस वजह से कोई ना कोई वजह रही होगी। आप ध्यान करेंगे किस वजह से मैंने इसको वहाँ गलत किया। उस वजह को नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में। लिखिए कि मैं आज अब की बार से क्वेश्चन को सरसरी निगाह से नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन को पूरे तरीके से पढ़ूंगा। लिखिए कि अब की बार से मैं सारे ऑप्शंस को क्रॉस चेक करूंगा। भले ही मुझे आता है कि पहला सही है, लेकिन फिर भी मैं 3 ऑप्शन देखूंगा कि 3 में से कहीं कोई और मोस्ट अप्रोप्रिएट तो नहीं है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को बचा सकते हैं। दूसरे में जैसे कोई और क्वेश्चन आता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता,
और आपने फिर भी लगाया था, तो अपने आप को एक थॉट दीजिएगा कि आगे से ब्लाइंडली गेस्ड क्वेश्चन नहीं लगाना। अब देखिए, तुक्के के लिए मैं बता दूं, अगर आप 25-25 हैं, मतलब 50-50% में आपको है, मान लीजिए 2 ऑप्शन है, आपको लगता है 2 में से ही एक है, तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे तो ज़रूर लगाना है। इसीलिए गलतियाँ होती हैं, उसे तो लगाना ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 4 में से मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो फिर बिल्कुल भी नहीं लगाना। हालांकि नुकसान में उसमें भी नहीं होते, लेकिन फिर भी क्यों लगाना, क्या पता ज़्यादातर गलत हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है ना इसमें। इसलिए तो आप मैथ्स में आते हैं तो इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप देखते हैं फिर से सही होता है मेरा या गलत होता है। अगर आपका सही हो जाता है तो आपको ये ध्यान करना है कि एग्ज़ाम में सही क्यों नहीं होता, टाइम की कमी पड़ी थी या कुछ भी, उन चीज़ों को आपको दिमाग में थॉट देना है। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ही सब चीज़ों को करना है। इनकरेक्ट क्वेश्चंस को आप पहले ही सॉल्व कर लें, मतलब सबसे पहले अपन ने अपना ओवरव्यू देखा, सबसे पहले अपन ने अपना देखा एनालिसिस के बाद अपन आए इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे, इनको देखा अपन ने। इनको देखने के बाद हमने समझ लिया कि ये हमें क्यों नहीं आया, ये हमने क्यों गलत किया, और जो जो कारण रहे उन कारणों को रिकॉल किया और लिख लिया कहीं, और कोशिश की करेंगे कि अगली बार से उन कारणों को दोहराएंगे नहीं, अगली बार से हम चीज़ों को और बेहतर बनाएंगे, ये कोशिश करेंगे, तभी इम्प्रूवमेंट होगा, वैसे इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, मान लीजिए आप इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश देखा आपने, इंग्लिश में आपने फिर से लगाने की कोशिश की, और कोई रूल वगैरह है, मान लीजिए इंग्लिश में जैसे कोई रूल है, आप वो रूल आप भूल गए थे, या फिर वो आपको नहीं आता, या वो नया है, तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं उस रूल को। और अगर वो नया भूल गए थे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, और जो नहीं आता उसको दोबारा से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगली बार से। इंग्लिश में जैसे बुकैब आती हैं, तो बुकैब तो आप लिख ही लीजिएगा। और जहाँ तक अगर आप जो है मॉक टेस्ट की बुकैब ना लिख रहे हो, तो कम से कम जो प्रीवियस ईयर में बुकैब आती हैं उनको तो लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बुकैब रिपीट होती हैं एसएससी में, ऐसा विश्वास है लोगों का, विश्वास है, होती भी है, परसेंटेज वेरी कर जाता है, कभी कभार ज़्यादा कभी कम। तो जो है ओल्ड बुकैब्स हैं उनको लिख लीजिएगा, बुकैब अपनी डायरी या जहाँ भी आप लिखते हैं वहाँ, जिससे कि आगे से वो गलती ना दोहराई जाए। उसके बाद आते हैं अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस पे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो इनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन बुक्स से है, तो फिर आपको ज़रूरत है बुक्स पे और गौर करने की। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को जो है रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया लेकिन ये जो बुक थी वो इसमें नहीं आती थी, तो कुछ बुक्स को और ऐड करने की ज़रूरत है अपने टॉपिक में। और अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तब तो ज़रूर आपको इसके लिए जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक, इस तरीके से अनअटेम्प्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, ऐसे इंप्रूवमेंट करेंगे। उसके बाद जैसे आप देखते हैं मून, ये वाला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए ये प्लेनेट से या ये अपना भूगोल जिसे अपन ज्योग्राफी कहते हैं उससे रिलेटेड है, तो अगर आपका ये टॉपिक नहीं हुआ तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, अब मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है, कहीं से कोई करंट अफेयर आ गया, कोई ऐसी चीज़ है जो आप एकदम से वो एक टॉपिक में नहीं आती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टॉपिक में नहीं आती, कभी कभार वो कुछ उल्टा ही सीधा पूछ लेते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस के सेक्शन में आते हैं तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी टॉपिक के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं, और मुझे वो टॉपिक नहीं आता, उस टॉपिक को तैयार करने की ज़रूरत है। अगर आप उसी तरीके से उसी नॉलेज के साथ बार बार टेस्ट देते रहेंगे तो आप वहीं बने रहेंगे। टेस्ट देने का मतलब टेस्ट देना नहीं है, टेस्ट देने का मतलब है अपनी कमियों को उजागर करके उन पर काम करना, ये है असली टेस्ट देने का मतलब। एक चीज़ जो मैं स्पेशल करता था, सबको ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन मैं अपने मन में ही सोचता था, जैसे 4 इसमें गलत हुए तो मैं सोचता था कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने गलती से गलत कर दिया, 1 नंबर ये आ जाता, और ये वाले में मैं इसको पढ़ लूँगा एग्ज़ाम तक, इसको पढ़ लूँगा इसको, तो ये 3 नंबर और बन जाएंगे, तो 3 और 1 4 नंबर बन जाएंगे, और 4 नंबर के साथ जो है एक और नंबर, जो 4 नंबर पे 25 का माइनस हुआ था वो, और 1 नंबर का माइनस हुआ था वो, और नहीं होगा, 5 नंबर मेरे और बन जाएंगे। तो मैं अपने मन में ही 5 ऐड कर लिया करता था। हालांकि ये कभी कभार खतरनाक भी हो सकता है, अगर आप हर बार सोचें मेरे ऐसे आ जाएंगे ऐसे। ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। अगर जैसे आपने सोचा कि ये नंबर मैं और ऐड कर सकता हूँ इसमें, तो हम फिर उन नंबर्स पे वर्क करेंगे और अगले वाले टेस्ट में कोशिश करेंगे, तो ज़रूर आप अच्छा कर पाएंगे।
ठीक है। इस तरीके से सारे टेस्ट आपको देने हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट में नंबर कम देखकर कभी दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये टेस्ट है, ये एग्ज़ाम नहीं है। और टेस्ट इसीलिए देते हैं ताकि हमें पता चले कि कितने मार्क्स कम आए। एग्ज़ाम में कम आए तो दुखी होना ठीक है, टेस्ट में नंबर देख के दुखी नहीं होना, आग लगाना है अपने अंदर कि नहीं यार अगली बार तो अच्छे लेके आऊँगा, ये सोचना है। ये नहीं सोचना कि यार मेरे तो इतने ही आते हैं, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। ये सोचने से काम नहीं चलेगा। टेस्ट देखना है, एनालिसिस करना है और उस पर वर्क करना है और फिर से टेस्ट देना है। करेक्ट क्वेश्चन भी आपको करने हैं सारे के सारे, जो आपके करेक्ट हो चुके हैं फिर भी एक बार इनसे गो थ्रू करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम तुक्के में लगाते हैं और वो तुक्के हमारे सही हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो आते हैं, हमें वो नहीं आते थे। तो आपको ये देखना है कि सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करके जाना है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था और ये मेरा सही हो गया, अब मैं इसको समझ लूँ, मैं इसको सीख लूँ। ये करना है आपको। और दूसरी चीज़, जब आप 50% में तुक्के लगाते हैं तब आप ये समझ पाते हैं कि मेरा 50% कितना ज़्यादा सही होता है। ये भी चीज़ है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है, जो इनसे गो थ्रू करना है। कुछ लोग ये करते हैं कि जो हो गया वो सोचते हैं तो आ गया, इसको क्या एनालिसिस करना है, लेकिन एक बार आपको इन सारे क्वेश्चन से भी गो थ्रू करना है। तो जुलाई को टारगेट करके चलिए। अभी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, उनके लिए एक टेस्ट डेली अभी दे सकते हैं, या फिर सप्ताह में 2 दे सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो अल्टरनेट डेज पे दे सकते हैं इस महीने, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उनके लिए तो फिर अलग ही बात होती है। कभी लाइव सेशन करेंगे तो बात कर सकते हैं इसमें। अगर आप चाहते हैं लाइव सेशन तो कभी बताइएगा कमेंट्स में। दूसरी चीज़, अभी या तो डेली आप दे सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो डेली दे सकते हैं, या फिर सप्ताह में 2 ज़्यादा ठीक है इस बार अभी। और जब 1 महीना रहेगा, 1 महीने एग्ज़ाम को रहेगा, तब आपको डेली 15 दिन तक एक टेस्ट देना है। और 15 दिन पहले आपको रोज़ 12 दिन या 10 दिन 2 या 3 टेस्ट, आप 2 तो दे ही पाएंगे, 2 टेस्ट आपको देना ही है। डेली टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए और इम्प्रूवमेंट कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन्हें तो फिर सिलेबस पे भी ध्यान देना है। फिर भी 15 दिन पहले या 20 दिन पहले उन्हें भी टेस्ट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अकेले सिलेबस कंप्लीट कर लेने से कुछ होगा नहीं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को सही चीज़ें समझा पाया होऊंगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बाकी में आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ आपके लिए या नहीं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे ही मुझे कुछ समझ में आएगा कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ बतानी चाहिए, ज़रूर आऊँगा आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।